नमस्कार। कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का देश हमारा भारत आखिर चलता कैसे है? आज हम इसी के गवर्निंग ब्लूप्रिंट को समझेंगे। मतलब केंद्र से लेकर राज्यों तक पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम पूरे गवर्निंग ब्लूप्रिंट का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम इसके दो सबसे अहम पिलर्स यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम उस चीज पर भी बात करेंगे जो इस पूरे स्ट्रक्चर को जोड़े रखती है, हमारी जुडिशरी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। भाई, इतना बड़ा और डाइवर्स देश भारत अपनी पावर को मैनेज कैसे करता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन में छुपा हुआ है। ये जवाब मिलता है हमारे संविधान में। देखिए, संविधान ने गवर्नेंस का एक क्लियर 2 लेवल का सिस्टम बनाया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक है नेशनल गवर्नमेंट जो पूरे देश को देखती है, और फिर है स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपने अपने राज्यों को संभालती हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। संविधान कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कुछ दूसरे फेडरेशंस की तरह नहीं, जहां स्टेट्स चाहे तो अलग हो सकते हैं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। हमारा यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जूम इन करते हैं इस ब्लूप्रिंट के पहले लेवल पर, यानी नेशनल लेवल पर। हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की। टेक्निकली इसे द यूनियन या संघ कहते हैं, और इसकी पूरी डिटेल संविधान के पार्ट 5 में दी गई है। और यहीं पर हमें सरकार का वो क्लासिक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जो कानून लागू करती है, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, और जुडिशरी यानी कोर्ट्स जो कानूनों की व्याख्या करती हैं। ये बैलेंस इसलिए जरूरी है ताकि कोई एक ब्रांच बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। अब लेजिस्लेचर के दिल में है हमारी संसद, और इसका जो 2 सदनों वाला स्ट्रक्चर है यानी बायकैमरल सिस्टम, वो ऐसे ही नहीं है। इसका एक बहुत खास मकसद है, ये पक्का करना कि जब देश के लिए कानून बने तो उसमें आम लोगों की आवाज भी हो और राज्यों की भी। इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। एक है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, जहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम और आप सीधे चुनकर भेजते हैं। और दूसरी है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहां राज्यों के नुमाइंदे होते हैं। ये इसलिए ताकि राज्यों के मुद्दे भी सुने जाएं, और इन दोनों के साथ प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट हैं मिलकर पार्लियामेंट को पूरा करते हैं। तो ये तो हो गई यूनियन की बात जो पार्ट वी में है। अब जरा एक लेवल नीचे आते हैं और बात करते हैं दूसरे पिलर की, स्टेट गवर्नमेंट्स। इनकी सारी जानकारी संविधान के पार्ट 6 में है। ये वो सरकारें हैं जो रीजनल लेवल पर दिन प्रतिदिन का काम संभालती हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात नोटिस करने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो जानबूझकर यूनियन गवर्नमेंट जैसा ही बनाया गया है, एकदम मिरर इमेज। इससे क्या होता है, पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स एक जैसे रहते हैं। ये देखिए, ये समानता कितनी क्लियर है। सेंटर में प्रेसिडेंट तो स्टेट में गवर्नर, सेंटर में पार्लियामेंट तो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, और जुडिशरी में टॉप पर सुप्रीम कोर्ट तो उसके नीचे हर स्टेट में हाई कोर्ट। तो जैसे प्रेसिडेंट पूरे देश के फॉर्मल हेड हैं, वैसे ही गवर्नर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। और हाँ, वो सेंटर और स्टेट के बीच एक बहुत जरूरी लिंक का काम भी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो ये पक्का करता है कि कानून पूरे देश में एक ही तरह से लागू हो। ये काम है हमारी जुडिशरी का। ये एक धागे की तरह है जो यूनियन और स्टेट्स दोनों को एक साथ बांध कर रखती है। इस पूरे जुडिशियल सिस्टम के टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ जो शब्द है एकीकृत या इंटीग्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ अमेरिका की तरह अलग अलग फेडरल और स्टेट कोर्ट सिस्टम नहीं है। नहीं, यहाँ सब कुछ एक ही पिरामिड का हिस्सा है। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट की जड़ें 1937 में बने फेडरल कोर्ट तक जाती हैं। आज़ादी के बाद यही देश की सबसे बड़ी अदालत बनी। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब इसके फैसले के बाद और कहीं सुनवाई नहीं। और यहाँ जजों की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। लेकिन हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और इसका जिक्र मिलता है संविधान के आर्टिकल 231 में। ये आर्टिकल कहता है कि 2 या उससे ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है ना? इससे रिसोर्सेज बचते हैं, और छोटे राज्यों या यूनियन टेरिटरीज के लिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन काफी आसान हो जाता है।
और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसा होता भी है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट को ही देख लीजिए, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के मामले भी देखता है। इसी तरह गुवाहाटी हाई कोर्ट है या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका है कई एरियाज को एक ही जुडिशियल फ्रेमवर्क में लाने का। तो कुल मिलाकर हमारे पास जस्टिस के लिए एक बहुत ही क्लियर हायरार्की है जो स्टेट लेवल से शुरू होकर सीधे नेशनल लेवल तक जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो नेशनल ओवरसाइट और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये सब हमें एक बड़ी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये बैलेंस के लिए बनाया गया है, लेकिन असल में पावर कहाँ है? क्या पावर सच में बटी हुई है या फिर पलड़ा यूनियन की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकावा है? ये वो सवाल है जो इंडियन डेमोक्रेसी के सेंटर में है।